बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप का जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होने वाला है उसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और वो आपने किस तरह से सॉल्व करने हैं। इसलिए ये आपने वीडियो पूरी देखनी है और जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने ज़रूर करने हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने क्या पढ़ा है? कूलम लॉ में हमने जो जनरल पढ़ा है वो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, उसके अलावा उनके यूनिट पढ़े हैं और डेरिवेशन पढ़ी है और लास्ट पे हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि एफ जो फोर्स लगा रहा है चार्ज 1 चार्ज 2 पे वही फोर्स लगा रहा है चार्ज 2 चार्ज 1 पर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने मजीद क्या करना है? हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें पता हो कि कूलम लॉ की किन चार्जेस पर अप्लाई होता है, तो वो अप्लाई होता है जो कि चार्जेस एट रेस्ट पर हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आपने यूनिट सिंपल किए हैं, आप इनको किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करके करो, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका। सो आपने ये यूनिट अब चेंज करने हैं, तो ये आपका एक न्यू क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका और भी नाम है जैसे परमिटिविटी, इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट, ये भी इसका नाम है। सो आपने ये भी आपको पता हो और आपने जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी याद रखनी है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 है। इस तरह अगर मेटल देखें तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। सो ये आपने याद रखना है। और इसमें जो एक बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी सब्सटेंसेस है ना उनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है ना वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि उनकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो आता है कूलम लॉ में क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें हमारे पास 3 चार्जेस हैं और जो उनके दरमियान एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। अब क्या है, जो फोर्स लगा रहा है चार्ज Q1 Q2 पे और Q2 लगा रहा है Q3 और Q3 Q1 पे और एक दूसरे पे जो लगा रहे हैं वो भी हमारे पास अब सेम होंगे, क्योंकि चार्जेस हमारे पास जो हैं वो सेम है, इनका जो क्वांटिटी है जो इनका मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगी एक चार्ज पर लग रही वो उसका फार्मूला हमने ये ड्राइव कर लिया। आप सिर्फ ये फार्मूला याद रखो, ये आपके लिए बहुत है। इसके बाद आ गया क्वेश्चन कि हमारे पास 2 चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। अगर तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो जो जीरो फील्ड लोकेशन होगी वो इनके दरमियान में बनेगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज, तो जीरो फील्ड लोकेशन क्या बनेगी? आउटसाइड बनेगी। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। और इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर हमने 2 चार्ज हैं उनको कॉन्टैक्ट करवाया है और फिर क्या होगा, फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा और जो नेट चार्ज होगा उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है Q1 प्लस Q2/2 इज इक्वल टू जो नेट चार्ज है, जो नेट दोनों पे चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा जनरल कूलम लॉ के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये आपने देख लेना है। अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो किधर होगा जीरो फील्ड लोकेशन, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो किधर जीरो फील्ड लोकेशन होगी। अब मजीद मैं आपको ये मेरे नोट्स हैं, इससे मैं बताते जाता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। इसमें सबसे पहले ये आ गया कि हमारे पास एक कूलम पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये आपने करना है। उसके बाद आगे कूलम लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट एंड चार्जेस एट रेस्ट, ये हमारा हो गया। नीचे डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट और उनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मेटल, और बाकी वो आपने याद कर लेने हैं वैल्यूज वगैरह। नेक्स्ट जो आ गया हमारे पास ये ग्राफ है, दो ग्राफ बने हैं। एक बना है फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान और दूसरा बना है 1/x², ये भी मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के दरमियान 1/x के स्क्वायर के दौरान। तो ये आप ग्राफ याद कर लो कि इसमें क्या शेप आ रही है और इसमें स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने सिंपल तो कर लिया, अब हमने कुछ नया करना है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी शेप क्या है, स्फेरिकल है, और मैग्नेटिक फील्ड की शेप है सर्कुलर। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो वो स्ट्रेट लाइन में है, और ये हमारे पास सिंपल एक फार्मूला बन जाता है। ये भी पूछ सकते हैं वो, अगर वो रेडियस मतलब जो डिस्टेंस का रेशो पूछ लें या E/B की रेशो एक पूछ लें रेडियस के लिए, तो ये फार्मूला आ सकता है। तो मतलब ये आपको सिंपल आपको ये पता हो। अच्छा, अब ये एक फार्मूला आ गया। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट वाइल हमारे पास जो है पोटेंशियल वो चेंज होता है। ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना वो है सबसे जो ज़रूरी है हमारे पास इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे और ये आपने करने भी हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करने से पहले फोर्स के रिलेटेड कूलम लॉ के बारे में ही दो मज़ीद बातें मैं करूँगा। उसमें एक ये है कि हमारे पास अगर डिस्टेंस बढ़ गया है तो फोर्स कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है Q, हमने उसको स्प्लिट कर दिया है।
दो पार्ट्स में, तो हमने उसको किस रेशो में डिवाइड करें तो उनकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी और उस वजह से हमारे पास फोर्स भी मैक्सिमम आएगी। सो इसका जो वैल्यू हमने क्या करना है, डिवाइड इसको 0.5 मतलब इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें तो ही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब जो बस ये आप याद रखो, अगर इक्वल में करें फिर ही हमारे पास फोर्स मैक्सिमम आएगी। अब अगर आप कहना चाहते हो कि किस तरह से मैक्सिमम आएगी, तो आप मल्टीप्लाई दोनों को कर लो, क्योंकि हमारे पास जो कूलम फोर्स है वो किसके बराबर है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 को मल्टीप्लाई Q2 से काट लो, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये हमारे पास 250 इंटू 10⁻⁻², ये आ गया। अगर इसी तरह हम इसको डिवाइड करें 0.7 और 0.3 में डिवाइड कर लें, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3 बनेगा 210 इंटू 10⁻²। तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी अगर हम इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक होलो है हमारे पास सिलेंडर है जिसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बन जाता है। तो ये हमारे पास है, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ये चार्ज है। अब पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, अगर बाहर पोटेंशियल है 10 और सेंटर में भी पोटेंशियल 10 होगा, मतलब पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा, जबकि जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी सेंटर में। अच्छा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल वो कांस्टेंट है, तो इनसाइड भी +10 है और आउटसाइड भी +10 है, तो ये मतलब कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी आ गया। अब नेक्स्ट इसके आता है क्वेश्चन, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इसमें हमने सेंटर में फाइंड करना है। पोटेंशियल एट सेंटर वो होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2kq/r। और इसमें जो हमारे पास, आपने ये याद रख लो कि डिस्टेंस है उसने हमें दिया है वो 2r दिया है, मतलब दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2r है। ठीक है, इस तरह एक और क्वेश्चन है, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस उसने चार्ज चेंज कर दिया है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इसमें जो हमारे पास पोटेंशियल एट सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो 4q/r हो जाएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। सो फर्ज करो हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और हमने इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर में। ये सेंटर में हमारे पास हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। अगर तो चार्जेस सेम है तो हमारे पास दरमियान में होगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हमारे पास दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अगर तो फर्ज करो ये डिस्टेंस दोनों के दरमियान है हमारे पास 8, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4kq/r। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। Q1 और Q2 चार्जेस के दरमियान अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो सेंटर में वैल्यू आ जाएगी ये, और जो और पोटेंशियल डिफरेंस की हमारे पास वैल्यू होगी 0। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर चार्जेस अपोजिट हैं, एक हमारे पास चार्ज है +q और एक हमारे पास -q, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, तो हमारे पास दरमियान में वैल्यू क्या होगी। इस अगर एक दोनों चार्जेस अपोजिट हैं तो दरमियान में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास हो जाएगा 0, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू होगी, और वही वैल्यू होगी जो अबव वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थी, यानी कि 4kq/r। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्लियर। नेक्स्ट आपको ये सिंपल पता हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो किसके बराबर है, V = V1 + V2। ये अपने सिंपल बस इतना से याद रखो। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर में आपने सबसे पहले करना है Q = CV, हमारे पास फार्मूला है। अगर C हमने कांस्टेंट रखे तो फिर चार्ज इंक्रीज करने से वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो दो तरह के ग्राफ बन सकते हैं, एक ये ग्राफ बनेगा और एक ये ग्राफ बन जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन किस में बनेगा, Q और V के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जो C और V के वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन उसमें क्योंकि C कांस्टेंट है और जो हमारे पास वोल्टेज है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब जो एरिया अंडर द ग्राफ वो क्या है, एनर्जी डिस्टोर्ट। अगर Q और V के दरमियान ये स्ट्रेट लाइन में ग्राफ है तो इसका जो एरिया है अंडर द ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये बन जाएगा एरिया, उसकी वैल्यू हो जाए 1/2 × QV। ये हमारे पास बन जाएगा
एरिया अंडर द ग्राफ, और ये है क्या है, एनर्जी स्टोर। बाकी आपने करना है कैपेसिटर की 7 टाइप, ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात ये है कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है कैपेसिटर के दरमियान तो क्या होगा, तो हमारे पास चार्ज कांस्टेंट रहेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, और जो एनर्जी स्टोर होगी वो भी कम हो जाएगी। अब बात आती है कि सीरीज में और पैरेलल में अगर कैपेसिटर को कनेक्ट करें तो क्या होगा। अगर हम नंबर ऑफ कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करें तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी, और उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है, वो आ गया सी इक्विवेलेंट सी ओवर एन। फॉर पैरेलल के लिए सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन सी। ये है नंबर ऑफ कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। हाँ, अब ये आ गया फार्मूला के हमने अगर सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किया है और सीरीज में कनेक्ट किया है तो उनकी रेशियो हमारे पास किसके बराबर आएगी, वो हम कर लेते हैं। सी इक्विवेलेंट फॉर सीरीज इज इक्वल टू आ गया हमारे पास सी बाय एन, और अगर हम डिवाइड कर दें उसके किसके पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, नहीं इसलिए हमने डिवाइड करता है एन सी से। हाँ, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, सी बाय एन इन मल्टीप्लाई 1 बाय एन सी। ठीक है, ये इससे कट गया। सो हमारे पास जो सीरीज टू पैरेलल जो हमारी पास रेशियो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 1 बाय एन स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास रेशियो, ये आपने ये कर ली। अब नेक्स्ट आ गया कि इन सीरीज वो हमारे पास जो चार्ज सेम है वोल्टेज चेंज होगा, इसी तरह पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी लेकिन चार्ज चेंज होगा। अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं, हमने 3 जो है ना कैपेसिटर उनको हमने अटैच कर लिया है, तो हमने फाइंड करनी है ए और बी के दरमियान, हमने फाइंड करनी है कैपेसिटेंस। तो वो क्या होगी, उसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय सी। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इसी तरह हमने 2 कैपेसिटर हैं C1 और C2 सीरीज में लगे हैं, उसे हमने एक वोल्टेज सोर्स से अटैच कर दिया है। तो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस C1 क्या होगी, उसके लिए हमने जो फार्मूला C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू वोल्टेज, ये हमारे पास आ गया। अब ये जो नीचे क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमें भी आया था, इनमें से एक तो आया था हमें। इसमें यह है 3 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर 1 है, कैपेसिटर 2 है, कैपेसिटर 3 है, और जो कैपेसिटर 1 है उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है कैपेसिटर 2 की निस्बत, और कैपेसिटर 2 की ज़्यादा है 3 की निस्बत। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 3 की सबसे ज़्यादा होगी, 2 की उससे कम होगी, और जो 1 वाले की उसकी मतलब तीनों से कम, दोनों से कम होगी। इसी तरह अगर 3 कैपेसिटर हैं सेम, एक की ज़्यादा कैपेसिटेंस दूसरे की निस्बत, दूसरे की ज़्यादा है तीसरे की निस्बत, तो जो हमारे पास वोल्टेज है वो मैक्सिमम किसके क्रॉस होगी, वो उसके लिए भी ये है हमारे पास जो थर्ड वाला है उसके क्रॉस मैक्सिमम होगी 2 वाले की निस्बत से, और 2 वाले की ज़्यादा होगी 1 वाले की निस्बत से। ये हमारे पास हो गया। अगर इसी तरह हम करें, ये हमारे पास हो गई सीरीज़ की। लेकिन अगर हम पैरेलल में कर लें तीनों को, तो हमारे पास क्योंकि पैरेलल में हमारे पास क्या है, वोल्टेज तो सेम है, तो हमने चार्ज ही चेंज करना है। तो क्या होगा, जो 1 वाला कैपेसिटर होगा जिसकी मतलब कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा है उसके अंदर चार्ज भी सबसे ज़्यादा स्टोर होगा 2 वाले के मुकाबले में, और 2 वाले में ज़्यादा होगा 3 वाले के मुकाबले में। सो ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट आ गया कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उनमें एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी स्टोर है वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। अब हमारे पास ये कैपेसिटर है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज, तो किसी भी पॉइंट पे अगर वो फोर्स पूछ लें तो वो हर पॉइंट पे फोर्स होगी सेम होगी। ये आपने करना है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि अगर एक जैसे हमने होलो सिलेंडर किया था, उसमें हमने चार्ज दिया था उसे पॉजिटिव चार्ज, तो हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो 10 है इनसाइड भी और आउटसाइड भी, यानी कि वो कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 है और पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास 0 होगा। इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक जनरल सा ओवरव्यू दिया है और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको बताए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले 2 ग्राफ आ गए, एक हमारे पास कंडक्टेंस का और एक आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस का। अब फर्ज करो ये एक ग्राफ है हमारे पास जिसमें हमारे पास एक साइड पे हमने ले लिया आई और दूसरी साइड पे ले लिया हमने वी।
अब हम अगर आई बाई वी करें तो ये हमारे पास बन जाएगा कंडक्टेंस का ग्राफ। अगर हम इस तरह से ग्राफ बनाएं, वी हम रख लें वाई एक्सिस पे और आई रख लें यानी कि करंट रख लें एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास ये जो ग्राफ बन जाएगा ये बन जाएगा रेजिस्टेंस का। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला वो हमारे पास है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, लेकिन जो हमारे पास जो रो है यानी कि रेजिस्टिविटी है ये हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब जो मैं क्वेश्चन कॉमनली पूछता हूँ वो ये है कि हमने वायर है उसे स्ट्रेच किया, उसकी स्ट्रेच करने से उसकी क्या है लेंथ डबल हो गई, तो क्या होगा एरिया हमारा उस हाफ हो जाएगा, जिसकी वजह से हाफ होने की वजह से 1/2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया जो मैं अक्सर आपसे पूछता हूँ और मैंने काफ़ी वीडियो में आपको ये बताया है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है, उसमें हमने क्या है एक वाइट हाउस से आपने स्ट्रेच किया है, लेकिन उसका क्या है उसका रेडियस हाफ हो गया है। अब रेडियस हाफ मतलब एक ए और रेडियस का आपस में रिलेशन क्या है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्केयर। अब रेडियस हाफ हो गया मतलब r/2 का स्केयर और ये बन गया r/4। अब अगर यही वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा रो एल इंटू r/4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया। अब क्योंकि हमारे पास रेडियस जो हमारे पास सॉरी एरिया 4 टाइम डिक्रीज हुआ है तो लेंथ क्या होगी 4 टाइम इंक्रीज होगी। सो जो हमारे पास नेट रिजल्ट आ जाएगा और नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 16R। ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी तरह नेक्स्ट इसके भी सीरीज और पैरेलल के रिलेशन है वो हम कर लेते हैं। इसमें यह है कि अगर सीरीज में हमने कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस को तो जो सीरीज वाला रेजिस्टेंस होगा ना उसका जो इक्विवेलेंट यानी कि रेजिस्टेंस है वो किसी भी एक रेजिस्टेंस के मुकाबले में उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर पैरेलल में है तो वो जो पैरेलल में जो ओवरऑल जो पैरेलल आर इक्विवेलेंट है उसकी जो रेजिस्टेंस होगी ना वो बाकी किसी भी रेजिस्टर से कम होगी। अब ये आ गया कि हमने एन आइडेंटिकल रजिस्टर है उसे हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया तो हमारे पास फार्मूला बन गया R इज इक्वल टू एन आर। और ये सिंपल फार्मूले हैं। अगर इसी तरह हमने पैरेलल में कर दिया तो हमारे पास R इक्वल इज इक्वल टू R/n आ गया। अब जिस तरह कैपेसिटर में हमने क्या इसी तरह अगर हम करें रजिस्टर के लिए तो हमने ए और बी के दरम्यान हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। इसमें बाकी ये है कि हमने जो रजिस्टर हैं वो सारे मतलब इडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, उनकी रेजिस्टेंस सेम है। तो बिटवीन टर्मिनल यानी कि ए और बी के दरम्यान जो रेजिस्टेंस आएगी वो उसके लिए हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया R इज इक्वल टू n-1/n इंटू आर। अब जो हमने कैपेसिटर के लिए किया था उसमें हमने क्या हमने n ऊपर रखा था और n-1 हमने नीचे रखा था। तो ये कैपेसिटर और रेजिस्टर ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के। इससे अगर हमने वोल्टेज फाइंड करनी है क्रॉस R1 के तो उसके लिए हमारे पास है V1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इंटू V। इस तरह अगर वोल्टेज फाइंड करनी है R2 रजिस्टर तो हमारे उसके लिए फार्मूला आ गया R2/R1 प्लस R2 इंटू V। इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन सिंपल है ये, लेकिन ये क्या है आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अब ये एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ गया। हमने 2 रजिस्टर हमने पैरेलल में लगाया। अब हमने पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज तो सेम है लेकिन करंट चेंज होगी, सो करंट अक्रॉस R1 क्या होगी उसमें आ गया R2/R1 प्लस R2 इंटू आई जो टोटल करंट है फ्लो कर रही। इस तरह ये नीचे एक कम्प्लेक्स फार्मूला आ गया। इसमें 3 रजिस्टर हैं तो जो करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 है वो क्या होगी उसके लिए हमारे पास आ गया R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3 प्लस R1 इंटू आई। ये आ गया। इस तरह एक फ़र्ज करो हमारे पास नेक्स्ट आ गया कि एक हमारे पास वायर है उसको हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उनको हमने एक पैरेलल में लगा दिया है तो हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस उसके लिए हमने ये एक फार्मूला ड्राइव कर लिया। हाँ, अब वो अगर पूछे कि हमने एक वायर है उसे कट किया और फिर सीरीज में लगा दिया तो सीरीज में लगाने से तो सेम ही होगा क्योंकि वायर पहले ही सीरीज में है। यानी कि एक ये वायर है हमने रजिस्टर है हमने इसे कट करके पैरेलल में लगा दिया तो ये 2 बन गए तो इक्वल रेजिस्टेंस तो भी बन जाएगा। लेकिन अगर हमने पैरेलल में लगा फिर लेंथ सेम हो जाएगी तो फिर मतलब यानी कि रेजिस्टेंस फिर सेम रहेगी। लेकिन इस केस में रेजिस्टेंस के लिए क्या हो गई R/n स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी R इंटू n 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया 4 हो जाएगी R/4। रेजिस्टेंस मतलब कम हो जाएगी।
उसके बाद ये एक क्वेश्चन है, ये आता है ऐसे, इसका पास आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज में है या पैरेलल में। सो ये आपने याद रखना है कि ये अगर ऐसा कोई आ जाए आपके पास डायग्राम तो ये पैरेलल है, और बाकी ये पूछते नहीं है, कम्प्लेक्स है। लेकिन इसका जो आपने बस सिंपल सा याद रखना है कि इसकी आर इक्वलेंट 2/3 होगी। रजिस्टर याद कर लें, 2 सब लगे हैं, 2/3 आर, यानी कि बाकी आर अगर ये 3 हो फिर आर की वैल्यू 3 हो जाएगी। उस हिसाब से आपने कर लेना है। अब नेक्स्ट आगे हमारे पास पावर के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब सीरीज़ में हमारे पास P इज इक्वल टू आई आर, अगर पैरेलल में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। और इसी तरह ये जो नेक्स्ट है ना, ये पेज, ये अपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, अब हमारे पास रजिस्टर है, उनको हमने क्या कर लिया, पैरेलल में अटैच कर लिया, तो पावर और ब्राइटनेस का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। और अगर हम सीरीज़ में करते हैं तो उसका इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। इस तरह अगर पैरेलल में है तो मोर पावर डेसिपेशन होगी, और उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो ये बन जाएगा। इसी तरह सीरीज़ है तो उस पर जो पावर डेसिपेशन होगी वो कम होगी, तो उसके लिए हमने ये रिलेशन बना दिया, P इक्वलेंट इज इक्वल टू P/N। हम बस इतना ही था इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। बाकी नोट्स वगैरह ये भी आप रीड कर लेना, और बाकी भी अगर आपके पास कोई अच्छे नोट्स हैं वो रीड करना ज़रूर। तो नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इसमें यह है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड होती है, एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन जो उसमें नेट फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। और जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगी, और इसके अलावा उस पर नेट फोर्स भी लगेगी। उसके अलावा एक फार्मूला है थ्रू अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर कह लो, उसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये होगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2πr। ये उसका फार्मूला। आप टेस्ला को गाज में कन्वर्ट कर लो, ये भी एक फार्मूला बन गया। नेक्स्ट बात आती है कि दो वायर है हमारे पास, उनमें से करंट फ्लो कर रहा है, दो पैरेलल वायर्स हैं। अब उन पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो क्या होगी, उसके लिए हमने एक फार्मूला ट्राई किया है, F इज इक्वल टू I1I2 म्यू नॉट ओवर 2πr। जो हमने वैसे बुक में पढ़ा वो हमने सिर्फ दो डायग्राम्स देखी थी, उसमें से ये तो नहीं है, लेकिन उसमें सिंपल बनी थी। अगर इस तरह की भी आए, यानी कि डायरेक्शन इधर डाउनवर्ड है इधर अपवर्ड, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन है तो ये दोनों रिपेल करेंगे। उसके बाद सोलिनॉइड की बात करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड के आउटसाइड वो होगी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, और उधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट बात आती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलिनॉइड को चेंज कब होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो वो चेंज तब ही होगी जब हम सोलिनॉइड को कंप्रेस करेंगे या उससे स्ट्रेच करेंगे। और इसके अलावा एक आता है कि एजिस पे वैल्यू जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसकी हाफ होगी वैल्यू। नेक्स्ट आ गया वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सिंपल आपने याद रखना है कि वर्क डन ज़ीरो होता है, क्योंकि जो वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन। अब मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन पास करा है उसमें से, तो वो तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। सो आपने ये याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, और जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो ज़ीरो होगी। इसके अलावा आपने ये याद रखना है 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल है तो फिर वो हेलिकल पाथ करेगी, और 0, 90, 180 पे भी मतलब सर्कुलर में करेगी, जो बाकी एंगल उनमें वो हेलिकल पाथ को फॉलो करेगी। नेक्स्ट आ गया कि हाई वेलोसिटी पे कौन सी फील्ड डोमिनेट करेगी। हाई वेलोसिटी है उसमें मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगी, और लो वेलोसिटी में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल है हीलियम पॉजिटिव 2 चार्ज, और अगर हम सिंपल हीलियम की बात करें तो वो न्यूट्रल है। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी, लेकिन जो हीलियम है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगी। नेक्स्ट आ गया E/m वैल्यू, वो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद प्रोटॉन की होगी, उसके बाद अल्फा पार्टिकल, फिर न्यूट्रॉन की होगी। न्यूट्रॉन की क्यों होगी, क्योंकि वो न्यूट्रल है। ये सेंटर ऑफ मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ करंट है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो आपके पास अपने नोट्स हैं वो पढ़ो। मैंने जो बातें की हैं एक जनरल बातें की हैं, क्योंकि मुझे भी 3 साल हो चुके हैं MD कर दिए हुए, सो भी मुझे उतना याद नहीं, इसलिए काफ़ी टाइम मैं उतने अच्छे से नहीं बता सका। बाकी आपने अच्छे से करना है, 4 दिन है, बहुत दिन है,
अगर आप अच्छे से करो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये जो मैंने बातें फिजिक्स की है ना, आपके पास अगर नोट्स हैं, अगर नहीं भी है तो आप कोई भी नोट्स पढ़ो, जो मैंने बातें की हैं ये भी उसमें ऐड करो। तो ये 2 से 3 घंटे का काम है सिर्फ। आप फेडरल नहीं भी करते तो भी फिजिक्स आपकी कवर हो जाएगी, लेकिन आपने अच्छे से करना है, बाकी हिम्मत नहीं हारनी। और इंशाल्लाह स्कॉलरशिप आप विन करोगे, आपके अच्छे नंबर आएंगे। और ये इसका ये फ़ायदा होगा अगर आप ये कर लेते हो ना, तो जो नेक्स्ट आप एमडी कैट दोगे उसमें भी आपको ये चीज़ें कवर कर देगा। उसमें इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है ना कि आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा। अपना ख्याल रखो, मेहनत करो। अल्लाह हाफिज़।